हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 अमाइंस का अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, प्रॉपर्टीज पे छोड़ दिया था। प्रॉपर्टीज में ईएसआर पे, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे हमने छोड़ दिया था। और ईएसआर की हमने एक रिएक्शन कर ली थी, और एक रिएक्शन हमने कौन सी करी थी? ब्रोमिनेशन। याद है? ब्रोमिनेशन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता था। और हमें क्या चाहिए था, पैरा या फिर ऑर्थो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, उसके रेजोनेंस को कहीं और बिजी करा रहे थे, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। समझदार आप हो ही, पेन पेपर लेके आप बैठे हो। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस का। ईएसआर के अंदर हमारे को ना दो तीन रिएक्शंस पढ़नी है। जैसे एक तो हमने ब्रोमिनेशन पढ़ लिया, एक दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है नाइट्रेशन। क्या पढ़ना है? नाइट्रेशन। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, तो सेवेंथ प्रॉपर्टी थी आई थिंक ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड का बी पार्ट, ए पार्ट तो हमने कर लिया था ब्रोमिनेशन। अब मैं सेकंड के अंदर बी रिएक्शन करने की दिखा रहा हूं, जिसका नाम क्या है? नाइट्रेशन। क्या होता है लाला नाइट्रेशन में? बहुत ध्यान सुनना, बड़े काम की चीज है। देख भाई नाइट्रेशन एग्जाम में आता है, आपने अपने फर्स्ट टर्म कह रहा हूं, प्री बोर्ड वगैरह में देखा होगा इसको। ठीक है ना। देखो सबको पता है एनिलीन क्या होता है? ऑर्थो पैरा ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एनिलीन होता है NH2 बेंजीन पे, जो एनिलीन ग्रुप होता है, हमारे पास जो एनिलीन ग्रुप होता है, अब आपको पता है नाइट्रो लगाना है, नाइट्रेशन करना है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4 ही डालना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने डाला कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। और भैया जब इसको डालेंगे तो क्या होगा? नाइट्रेशन हो जाएगा, नाइट्रो लग जाएगा। अब कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से ये होना चाहिए था, कायदे से ये होना चाहिए था कि यार जो नाइट्रो है वो ऑर्थो पे लग जाए और वो पैरा पे लग जाए। भाई एक बार पहले रिवाइज कर लेना है प्लीज। पिंकी प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार प्लीज लास्ट वाली रिएक्शन तो एटलीस्ट रिवाइज कर लो। लास्ट वाली रिएक्शन तो एटलीस्ट रिवाइज कर लो यार, है ना यार। वो ब्रोमिनेशन को तो प्लीज देखो, कर लिया। ठीक, नाइट्रेशन होना क्या चाहता है? ये एनिलीन है हमारे पास। ये क्या है? एनिलीन। अब जैसे ही इस एनिलीन के अंदर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला होगा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हुआ क्या होगा कि नाइट्रेशन होना चाहिए था ऑर्थो पैरा पे। पर पता है सीन क्या होता है? सीन ये होता है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ऑर्थो पे भी लग जाएगा, पैरा पे भी लग जाएगा, ऑर्थो पे भी लग जाएगा, पैरा पे भी लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो ब्रोमिनेशन वाला सीन नहीं होता इसमें। वो ब्रोमिनेशन वाला सीन नहीं होता इसमें। ना अलग चीज बनती है कुछ ऐसे, NH2 ये बनता है ऑर्थो पे नाइट्रो। क्या बात कर रहे हो भैया? पहले मैं पैरा पे स्टार्ट करता हूं, है ना। स्टार्ट करते हैं यहां से। पैरा पे नाइट्रो लग जाता है भैया, तो सही है यार। पैरा पे नाइट्रो तो हमको चाहिए ही था। हाँ, ये तो हमको चाहिए था। पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये बनता है 51%। एग्जाम में कभी कभी इनका परसेंटेज पूछ लेता है। इनका क्या पूछ लेता है? परसेंटेज। साथ में क्या बनता है पता है? NH2 मेटा पे नाइट्रो लग जाता है। अब ये सवाल मेरे हमेशा दिमाग में रहता था, साला मेटा पे कैसे लग गया? मेटा पे तो एनिलीन लगाता ही नहीं है। अरे बेंजीन पे NH2 एनिलीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना, तो मेटा पे कैसे लग गया नाइट्रो? तो ये बन गया हमारे पास मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, और बनता भी ऐसे नहीं कि एक दो, ये बनता है 47%। 47% एनिलीन बन जाता है। यही नहीं खत्म हुआ भैया, 51 ये रहा, 47 ये रहा। मैथ में तुमने टॉप कर रखा है, तो भैया बचा क्या? 2%। हमारे पास क्या होता है?
ये बनता है ऑर्थो पे नाइट्रो, ऑर्थो पे नाइट्रो, ये हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये बनता है 2%। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक यहां से पहला सवाल तो दिमाग में ये उठता है, चलो 2% किया भाड़ में, ये दिमाग में सवाल बनता है कि एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। तो इसमें वैसा मत सोचना कि ब्रोमीन की तरह की 2 4 6 लग जाएगा, नहीं वैसा नहीं होता। तो ऑर्थो और पैरा तो बनता है, पर साथ में मेटा भी बन जाता है, और मेटा का परसेंटेज कम नहीं है, 47% है। तो एक सवाल दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई मेटा फॉर्म, वाई मेटा फॉर्म। आपके एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है कि भैया जब हम नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का तो मेटा क्यों बनता है, मेटा क्यों बनता है। तो आओ मेटा की बात करते हैं। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना है ना, वाई वाई मेटा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म, वाई मेटा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पे लिख रहा हूं। देखो होता क्या है, ये जो एनिलीन होता है सबको पता है, रेजोनेंस वेजोनेंस करता है सबको पता है, रेजोनेंस वेजोनेंस करता है सबको पता है। देखो एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, पर कहानी क्या होती है यहां पे, हमारे पास जो ये एनिलीन होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। अब ये जो एनिलीन है ना, ये जो एनिलीन है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, ये जो एनिलीन है, अब यार आपने इसके अंदर क्या डाला है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। अब भैया एसिड है यार, एसिड तो H प्लस देगा। तो ये एसिड क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर मैं इनकी बात करूं बच्चे, तो ये क्या करते हैं, ये H प्लस आयन देते हैं। इनका मेन मकसद क्या है, H प्लस आयन देना। अरे भैया वाला एसिड है ना, H प्लस आयन तो देगा, यस। तो जैसे ये H प्लस आयन देते हैं, अब इस बंदे के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। इस बंदे के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जो है इधर जाता है, इधर, और ये लोन पे सॉरी ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर के पास जाएगा और ये नाइट्रोजन उस H को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और ये बना देगा हमारे पास क्या, NH3 प्लस। जिसे कहते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, हाँ है ना, ये बन जाता है। तो भैया इससे क्या होगा, और तुम्हें पता है क्या होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो एनिलीनियम आयन होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये एनिलीनियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये एनिलीनियम आयन बन गया। अब जब ये एनिलीनियम आयन बन गया तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एनिलीनियम आयन, और ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जैसे ही इसके पास NO2 आता है, NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफिलिक है तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जैसे ही नाइट्रो ग्रुप आता है ये उसको कहां लगा देता है, ये उसको लगा देता है मेटा पे, नाइट्रो, और ये बन जाता है मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोला, मैंने ये बोला कि कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 डाल के ये तीनों बन रहे थे। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि भैया जब ये ऐसा ही होता है तो फिर सारा का सारा 100% मेटा क्यों नहीं बन जाता, 100% इसलिए नहीं बनता यार, क्योंकि जो ये HNO3 है, अब जो ये हमने डाला है, अब इसमें हो सकता है कि जो एनिलीन पे ज्यादातर अटैक जो NO2 कर रहा होगा। अब जो NO2 अटैक कर रहा है, देखो NO2 जो अटैक कर रहा होगा तो वो तो अधिकांश पैरा बनाएगा, क्योंकि ऑर्थो में क्या है, रिपल्शन है। ऑर्थो में क्या है, रिपल्शन है। देखो ऑर्थो में, ऑर्थो तभी मेजर बनता है, मेजर ये बना है पैरा वाला, ऑर्थो मेजर तब बनता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो।
भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नहीं, इसमें नाइट्रोजन पे H कहाँ है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, दोनों फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन दोनों पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, सॉरी। ये मेजर बनेगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम है, ये माइनर बनेगा। तो भैया अगर नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, अगर नाइट्रो ग्रुप आ रहा है तो वो अधिकांश आएगा कि नाइट्रो, ये अगर ये पैरा बनाए, लेकिन अगर मान लो उस पे H+ आ गया पहले, तो वो H+ एनिलीनियम आयन बना देगा और उसके बाद वो क्या करेगा, मेटा पे लगाएगा उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या होता है, तो आपको आंसर में लिखना है व्हाई मेटा एंड नाइट्रो एनिलीन फॉर्म in when aniline reacts with concentrated HNO3 in the presence of sulfuric acid, it act as Lewis base and donate lone pair to H+ and form anilinium ion which is meta directing group। बराबर है, यस, हम लिख सकते हैं इसको कि एनिलीन on reacting with nitric acid, HNO3 and H2SO4, it act as Lewis, यार यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, it act as Lewis base and donate lone pair to H+ ion and form anilinium ion which is meta directing group, बराबर है, हेंस मेटा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म, हेंस मेटा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म, मेटा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म। कोई डाउट बच्चे? नहीं। लेकिन 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 ये सब हुआ क्यों? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास लोन पेयर था। अगर इसका लोन पेयर कुछ देर के लिए कहीं बिजी करा दिया जाए तो फिर तो वो H+ को नहीं पकड़ेगा, फिर तो वो एनिलीनियम आयन नहीं बनाएगा। हम इसके लोन पेयर को कहीं और बिजी कराएंगे, जैसा कि हमने कल कराया था। इसके लोन पेयर को हम कहीं और बिजी कराएंगे जैसा कि हमने कल कराया था, और हम उसे एनिलीन रहने देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर नाइट्रेशन करेंगे। तो यानी मैं अब अगले बताने जा रहा हूं कि हम नाइट्रेशन करते कैसे। क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लो। 5 4 3 2 1। ठीक है, आपको पता है वीडियो चल रही है ना? यस। अब आपको एक बात पता है कि भैया हमने कल क्या किया था? अरे यार इसको क्यों मिटाया भाई? नहीं, इसको क्यों मिटाया भाई? ओके। बस बेटा यही है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। बाकी मेरे ख्याल से किसी रिएक्शन में इतना दम नहीं है, कि बस यही दो थी, एक जो मैंने आज कराई है और एक जो ब्रोमिनेशन था ना, ये थोड़ी अच्छी रिएक्शन थी, बाकी तो हल्का है ऐसी। अब बेटा सुनो, इसमें होता क्या है, एक्चुअल रिएक्शन में क्या होता है। देखो, हमारे पास एनिलीन होता है, वही सेम होगा बेटा जो ब्रोमिनेशन में हुआ था। हमारे पास एनिलीन होता है NH2 एनिलीन होता है, हाँ या ना? अब एक सवाल बच्चे के दिमाग में आता है, भैया ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में बिजी भी तो हो रखा होगा। हाँ, इसीलिए तो 47% बना। मान लो कोई H+ आया होगा, उस पे लोन पेयर नहीं रहा होगा उस टाइम पे, तो वो नहीं लगा होगा यार, है ना यार? इसी वजह से देखो, तो ये एनिलीन है, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। मान लो, तो ये मैंने करा दिया, मान लो कुछ भी करा दिया, RC डबल बॉन्ड OCL CH3, या R लगा देता हूं ना यहाँ पे भी, R। तो ये हमारे पास क्या है, हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई है, पता है ना? एसिटिक एनहाइड्राइड RCO डबल बॉन्ड OCO डबल बॉन्ड RH। क्या होगा बेटा? प्लस माइनस में टूट जाएगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा। इसके ऊपर आएगा डेल प्लस,
आप एसाइल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा डेल माइनस, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा डेल प्लस। यहां लगा रहा हूं डेल प्लस। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस और नाइट्रोजन के ऊपर डेल माइनस। क्लियर है? होगा क्या बेटा, प्लस से माइनस जोड़ दो, माइनस से प्लस जोड़ दो, तो ये हो गया NH। अब देख भाई NH, इसमें माइनस है तो प्लस जोड़ेगा, यानी C डबल बॉन्ड OR, और ये हमारा एल्यूमिनियम आयन हो गया ऐसा। ऑल्दो ये एक अमाइड है ना, ये क्या है, एक अमाइड है, ठीक है ना। ठीक है, ये बन गया ऐसा। अब इसका जो लोन पेयर है, अब इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, ये यहां भी रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा। अगर यहां भी रेजोनेंस में बिजी हो गया तो जो अब जो H प्लस आएगा ये उसको नहीं पकड़ेगा। ये जो लोन पेयर है अब ये यहां भी रेजोनेंस में बिजी हो गया, अब ये जो H प्लस आएगा उसको नहीं करेगा, उसको डोनेट नहीं करेगा ना, बिजी हो गया वो लोन पेयर। ठीक है, अब जैसे ही हम इसके अंदर वही चीज डालेंगे जो हमें करना था, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रो ग्रुप लगेगा। और अब लगता है कहां पे, पैरा पे और ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप। तो ये बन गया हमारा NHC डबल बॉन्ड OR, तो ये लगता है हमारा पैरा पे NO2 प्लस NHC डबल बॉन्ड OR, और यहां पे कहां पे, ऑर्थो पे क्या लग गया NO2। बराबर है, हाँ या ना। मेजर तो ऑब्वियस सी बात है पैरा वाला ही बनेगा। फिर फर्दर इसके अंदर हम पानी डालेंगे, हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, वाटर टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, पानी टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। H प्लस हमारा कहाँ लगेगा, सबको पता है, कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन पे डेल प्लस आएगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा डेल माइनस। समझ गए ना, नाइट्रोजन पे डेल माइनस, कार्बन पे डेल प्लस, प्लस से माइनस जोड़ दो, माइनस से प्लस जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे NH, अब ये माइनस पे H आएगा तो एक और H आ जाएगा NH2, और यहाँ पे ये हमारे पास एज इट इज आ गया। बधाई हो, ये हमारे पास आ गया, और कहां पे लगा हुआ नाइट्रो। तो ये बन गया हमारे पास पैरा पे नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। और यहां पे क्या हो जाएगा NH2 और यहां पे कहां, ऑर्थो पे लग जाएगा NO2, तो ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, कोई डाउट बच्चे? नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हमारे पास एनिलीन था, ये हमारे पास एनिलीन था, और एनिलीन में फिर हमने ऐसे ऐसे करके वो बना दिया, ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो एनिलीन बना दिया। क्लियर है? ये मुझे दोबारा दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे ऐसे कि ये जो हमने बनाया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा NHC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, ये क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा NH, इस पे प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल CO, इस पे माइनस, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिंपल R को हटा दो ना, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, हाँ या ना। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is in resonance with double bonded oxygen, with oxygen atom, and due to this availability of lone pair for hydrogen, for H plus ion decreases। बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो अवेलेबिलिटी जो H प्लस आएगा उसके लिए लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बराबर है बच्चा, समझ गया? यही थी मेन रिएक्शन, बस ये दो रिएक्शन थी, एक ब्रोमिनेशन और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बराबर है ना।
तसल्ली से इनको नोट कर ले और एक बार पढ़ ले इसको, है ना, फटाफट से। शाबाश बेटा। ओके, तो अगली रिएक्शन जो हमारे पास है वो है सल्फोनेशन, इसी का ही है पार्ट। हो गया बच्चा ये, ठीक है ना। ये आज हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है। अगला हमारा बस एक डायजोनियम सॉल्ट का लेक्चर है, उसके बाद फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, बराबर है। यस, अब देखो है ना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगला जो हमारा थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन, जिसे हम कह रहे हैं थर्ड सी पार्ट है ना। इलेक्ट्रो है ईएसआर का ही पार्ट, ये है ईएसआर। ईएसआर समझते भी हो क्या होता है? ईएसआर, एनएसआर। ईएसआर का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, प्लस चार्ज आएगा और वो रिंग पे लगेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है एक माइनस आएगा, रिंग पे लगेगा, है ना। तो सल्फोनेशन क्या होता है भाई? सल्फोनेशन में देख लो भाई बहुत सिंपल है, ऐसा जैसा कुछ नहीं है। देखो ये हमारे पास एनिलीन में, इसमें ना यार देखो अंग्रेजी में नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि वही रिएक्शन है और वही ऊपर लिखना है कि ये इसके साथ रिएक्ट करा, ये बना, है ना। तो होता क्या है, ये एनिलीन होता है हमारे पास। ये हमारे पास एनिलीन है, ये हमारे पास क्या है? एनिलीन है। अब इस एनिलीन को हम लोग क्या करते हैं, इस एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है इस एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, H2SO4 के साथ। अब जैसे इस एनिलीन की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ये टूटेगा। अब ये H2SO4 है तो ये एसिड है, तो ये एक H+ तो निकालेगा ही निकालेगा, और एक H+, नाइट्रोजन सिर्फ एक H+ एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहां से जब ये टूटेगा ना, वैसे तो ये टूटता है H+, 2H+ और SO4 2- में, पर 2H+ वो थोड़े ना एक्सेप्ट कर सकता है। अरे बाबा 2H+ थोड़े ना एक्सेप्ट कर सकता है वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आता है NH3, एक तो H यहां से निकल गया जो, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, ये टूटता है किसमें? H+ और HSO4- में। एक H+ इसी पे ही है, अरे भाई एक H+ इसी पे ही है, एक H उसी पे, एक और H निकलेगा तो फिर SO4 2- हो जाएगा भाई। हाँ या ना, मैंने वीडियो ऑन भी कर रखी है। यस, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ऐसा 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 बन गया, ठीक है, ठीक है। अब ये HSO4- है, तो ये भैया ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इस पे आ जाता है ये HSO4-, HSO4-, ये इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आ गया, ये इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आ गया, ठीक है ना। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इसे कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसे कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? यस। अब क्या होता है बच्चा, फर्दर क्या होता है? अब भाई ये हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है। अब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैं भैया इस रिएक्शन में हीट कर दूं, थोड़ा सा हीट कर दूं मैं इस रिएक्शन को, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास बनता है NH2 और ये लगता है ऑर्थो पे। कहां पे? ऑर्थो पे लगता है SO3H, SO3H, और इसका नाम होता है सल्फेनैलिक एसिड, सल्फेनैलिक एसिड। एक बार मैं फिर भी स्पेलिंग चेक करना चाहूंगा, नाम क्या लिखा हुआ है इसका? सल्फेनैलिक।
सेल्फ एनालिक, क्या था? सेल्फ एनालिक, सल्फिनीलिक, फिलिनीलिक, सल्फेनिलिक एसिड, बराबर है ना? इसको क्या किया? हीट किया और ये क्या बन गया? सेल्फेनालिक एसिड, बराबर है? यस, ठीक है, ठीक है, सल्फेनालिक एसिड। अब क्या होता है फर्दर? देखो फर्दर कुछ नहीं होता, रिएक्शन खत्म हो गई हमारी। क्या हुआ? एनिलीन है, एनिलीन में हमने क्या किया? H2SO4 डाला तो यहाँ पे बन गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण इसको हीट किया तो ये सल्फो जो ग्रुप होता है ये कहाँ लग जाता है? पैरा पे लग जाता है, बराबर है? इसे कहते हैं सल्फोनेलिक एसिड, बराबर है? यस। अब क्या होता है यार? अब ध्यान से देखो, यहां सल्फर के पास भी H है और नाइट्रोजन के पास H आ सकता है। देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, अभी मैं इसको आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर और डीपली पढ़ाऊंगा। ज्विटर आयन करके एक टॉपिक आता है, ज्विटर आयन। देखो क्या होता है ज्विटर आयन, देखो अब यहां से जो H है, ये H पता है क्या करता है? ये H ना घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है भैया? ये H चाहे तो N के पास भी जा सकता है, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, NH2 है, तो ये H चाहे तो N के पास तो लोन पेयर है ना, तो N के पास चला जाता है और यहां बन जाता है NH3+। और अगर यहां से H चला गया तो यहां पर क्या आ जाएगा? SO3-, फिर अब वो H क्या है? घूम के अगर नीचे आ गया तो ये बन गया सल्फेनेलिक, वरना सल्फेनेलिक आयन बन जाता है, बराबर है ना? अरे हाँ या ना, हाँ या ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब इसका ज्विटर आयन है ये, इसका ज्विटर आयन है ये। क्लियर है? अरे भैया वो H जो है वो इधर भी जा सकता है क्योंकि उसके पास संभावना है कि वो लोन पेयर दे दे। अगर वो लोन पेयर दे दे तो वो बन जाएगा एनिलीनियम, और अगर वो नीचे आ जाए तो ये रहा, है ना? तो ये H ऐसे भटकता रहता है, इसका ज्विटर आयन। कभी एग्जाम में कहते हैं कि इसका ज्विटर आयन बनाओ तो इसको बना देना, है ना? है ना? ठीक है, तो ये होती है सल्फोनेशन की। एक भाई सल्फो ग्रुप जो है वो लग गया, ठीक है। यहां पे हमारा रिएक्शन होती है समाप्त। एक लास्ट रिएक्शन रह रही है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखो। एक सेकंड बेटा, हाँ ओके ओके ओके, ना हमारी माता जी ब्रेकफास्ट सुबह कितने बजे? मेरे ख्याल से 8 बज रहे हैं अभी तो, है ना? देखो नहीं ऑफलाइन तो क्लास है ना, अभी ऑफलाइन जाना है तो इस वजह से कह रही हूँ। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना? तो अगला हमारे पास 8वीं रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, एक जो नाइट्रो ग्रुप होता है, देखो तुमने बहुत देखा, चाहे हमारे पास एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्लोरो हो, कुछ भी हो, हेलो एल्कीन है, हेलो एरीन हो, कुछ भी हो, हर कोई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करता है। हर कोई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करता है, पर एनिलीन नहीं करता है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट, एनिलीन या अमाइंस जो होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करते। फ्रीडल क्राफ्ट, FRIEDLE, क्राफ्ट रिएक्शन। तो भैया ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करते। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना करने का इनका कारण क्या है? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो ध्यान से, ये मान लो हमारे पास एनिलीन है, NH2 है, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इस पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। अब मान लो तुम फ्रीडल क्राफ्ट चाहे एल्काइलेशन करो चाहे एसिटाइलेशन करो, एसाइलेशन करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हो, है ना? फ्रीडल क्राफ्ट ना तो एल्काइलेशन करता है ना एसाइलेशन करता है। रीजन सुनना क्यों। जैसे ही आपने इसके अंदर डाला RCl, R तो CH3 हो गया गधे, RCl डाला, RCl, हाँ या ना? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, R कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज CH3 है। अब ये जो रिएक्शन होती है ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। इसके अंदर जो कैटलिस्ट डालना पड़ता है एनहाइड्रस AlCl3 या फिर हमारे पास FeCl3 या FeBr3, ऐसी चीजें डालनी पड़ती है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जब हम एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में इन कैटलिस्ट को इन रिएक्शंस को कराते हैं इनकी प्रेजेंस में, अब ध्यान सुनो क्या होता है। प्रोडक्ट बनता नहीं है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती नहीं है। सुनना क्यों, देखो हमारे पास ये एनिलीन है,
NH2 और ये ऐसा 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 एनिलीन है, देखो हाँ, ये NH2 अगर मैं आपको AlCl3 का स्ट्रक्चर बताऊं, अगर मैं आपको AlCl3 का, तो AlCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि ये Al है, ये Al है, और ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2 8 3, 13 होता है, 2 8 3। आखिरी वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, ये 3 उसके क्लोरीन के साथ होते हैं, तो उन्होंने तो 8 अपने पूरे कर लिए। एल्यूमिनियम के पास सीन क्या है, एल्यूमिनियम के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 तो उसके अपने हैं, ये चौथा क्लोरीन ने जो शेयर कर रखा है यही है ना, तो 2 2 4 2 6, एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम जो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो फिर क्या होगा भैया, अब ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो चाहे वो एल्काइल आ रहा हो, चाहे वो एसाइल आ रहा हो, होता क्या है कि इसने CH3 ने लगना था, या तो CH3 ऑर्थो पे लगता, CH3 पैरा पे लगता, दोनों में लगता है वैसे, या अगर हमारे पास एसाइलेशन होता तो RC डबल बॉन्ड OCl होता, तो ये ग्रुप लगता है एसाइलेशन में, एल्काइलेशन में CH3 लगता है, या C2H5 जो भी होता है वो लगता है। ये कुछ ऐसा है कि ये एक दोस्त है A, ये एक दोस्त है B, है ना। अब असल में क्या है, और ये मान लो कोई एक सुंदर सी कन्या है K, कोई भी एक सुंदर सी कन्या, अब इस B ने, अब रिएक्शन तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, अब इस B ने इस A से बोला मैं तेरी बातचीत करवा के आता हूं, मैं तेरी बातचीत करवा के आता हूं, लेकिन जैसे ही ये गए B को ये पसंद आ गया, B ने A को हटा दिया, ये इसके पास चला गया, आगे हो ही नहीं पाया इसका। मतलब कैटलिस्ट का काम था कि इसको इस पे लगवाना, रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करवाना, पर होता क्या है, ये जो कैटलिस्ट होता है ना, ये AlCl3 FeCl3 ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और ये जैसे ही देखता है मुफ्त का लोन पेयर, जैसे ही देखता है मुफ्त का लोन पेयर है पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने हैं, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इस लोन पेयर के लालच में खुद ही रिएक्शन कर लेता है, कैटलिस्ट खुद ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो AlCl3 है, AlCl3 ये उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, माइनस आ जाएगा उसके ऊपर माइनस आ गया तो N के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, समझ गए। और वो प्लस माइनस एक फोर्स के कारण मैंने जोड़ दिया है ना, बॉन्ड नहीं बनाया है, एक फोर्स है जिसके कारण वो जुड़ गया, एल्यूमिनियम उसका पूरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ है ना, और ये क्या बन जाता है, एनिलीनियम का सॉल्ट बन जाता है, ये सॉल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, बराबर है। एनसीईआरटी की अगर आप लास्ट लाइन देखोगे, अगर आप एनसीईआरटी की लास्ट लाइन देखोगे तो एनसीईआरटी कहती है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या हो जाता है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। द लुईस एसिड विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, जो ये AlCl3 है, बेटा AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो जो AlCl3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ही लुईस एसिड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले उसको लुईस एसिड बोलते हैं, हाँ या ना, यस। तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये तो लुईस बेस है, लुईस एसिड व्हिच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन एनिलीन रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, फर्दर रिएक्शन होती नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहा है AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो क्या करता है, उसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बना देता है, बात समझ में, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, क्लियर है। वो अंग्रेजी आपको एनसीईआरटी की पूरी लिखनी है, एनसीईआरटी की अंग्रेजी आपको पूरी लिखनी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्यों नहीं करता, बराबर है, चाहो तो लिख दो, बराबर है, चाहो तो लिख दो, नहीं लिख दो, क्लियर है। तो ये था हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन या प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में बोलूं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, अब थोड़ी सी 2 फिजिकल प्रॉपर्टी उनको भी खत्म कराते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्या अगली क्लास का, क्या, डायजोनियम सॉल्ट, है ना, लास्ट टॉपिक रहेगा अगली क्लास का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा, फटाफट नोट कर ले बेटा।
ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अब अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली, अब बात करते हैं फिजिकल की। दो ही प्रॉपर्टीज आती है, एक आती है बॉइलिंग पॉइंट और एक क्या होता है सॉल्युबिलिटी। आपको पता है लगभग लगभग सबका। देखो, एक पहली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं क्या, पहली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, देखो अगर मैं 1 डिग्री अमाइन की बात करूं तो ये 1 डिग्री अमाइन है। ये हो गया मेरे पास N, और यहां पे मान लो लगा हुआ है, ये लोन पेयर है, यहां लगा हुआ है R, यहां पे H और यहां पे H, बराबर है ना, RNH। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में भी बनाना चाहूं तो ऐसे करके मैं बना दूं, सिंपल बना दूं क्या, कि ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है ना। 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। और अगर मेरे पास में 2 डिग्री अमाइन की बात करूं तो 2 डिग्री अमाइन कुछ ऐसा आएगा, N, इधर भी एक R है, इधर भी एक R है, और इधर क्या लगेगा, एक H लगेगा, है ना। अगर मैं 3 डिग्री अमाइन की बात करूं तो 3 डिग्री अमाइन कुछ ऐसा आएगा, N लोन पेयर, इधर भी एक R है, इधर भी एक R डैश है मान लो, और इधर क्या है, एक R डबल डैश है ना, ये है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो 2 डिग्री अमाइन है और ये क्या है, 3 डिग्री अमाइन है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये 1 डिग्री अमाइन में क्या है, 2 हाइड्रोजन खाली है। तो देखो, जो 1 डिग्री अमाइन का सॉल्यूशन होगा, जो 2 डिग्री अमाइन का सॉल्यूशन होगा, जो 3 डिग्री अमाइन का सॉल्यूशन होगा, 1 डिग्री अमाइन के सॉल्यूशन के अंदर 2 H खाली है। अगर 2 H खाली है तो ये क्या करेंगे, फर्दर 2 अलग जो अमोनिया होंगे, हाँ है ना, ये उनके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अरे हाँ या ना, ये उनके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब 2 अलग अलग के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जिसकी वजह से एक अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, दूसरा 1 डिग्री अमाइन, तीसरा 1 डिग्री अमाइन, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, जिस कारण अगर मैं बॉयल कराना चाह रहा हूं तो बेटा पहले तो एक बॉइलिंग में क्या होता है, एक पूरा मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा ना, एक मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, तो एक पूरा मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले ये फोर्स भी तो तोड़ना पड़ेगा। अरे ये बॉन्ड भी तो तोड़ना पड़ेगा इनके बीच का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इंटरमॉलिक्यूलर, 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हेयर, 2 इंट्रा, इंटर सॉरी नॉट इंट्रा, इंट्रा होता है अपने ही अंदर, इंटर होता है दूसरे के साथ, है ना। 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है। अब यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, क्योंकि एक ही H क्या है, खाली है। यहां पे एक ही H खाली है, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे सिर्फ एक ही H खाली, तो एक ही बन सकता है। तो यहां पे क्या है, हियर ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड forms because of single hydrogen H atom present in nitrogen atom, present in 2 डिग्री अमीन लिख दो। समझ गए, यहां पे एक ही H खाली है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं 3 डिग्री की, 3 डिग्री पे तो एक भी H नहीं है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट।
तो आप थोड़ा सोच के बताओ, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे मुश्किल बॉयल कराना किसको होगा? सबसे मुश्किल बॉयल कराना इसको होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक 1 डिग्री अमाइन है, दूसरा 1 डिग्री अमाइन है, तीसरा 1 डिग्री, ऐसे करके बहुत सारे 1 डिग्री अमाइन है, इनका आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस कारण ये आसानी से बॉयल नहीं हो रहा है, जिस कारण ये आसानी से बॉयल नहीं होगा, बराबर है। लेकिन ये क्या है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, बॉयल हो जाएगा। तो जो ऑर्डर आता है बॉइलिंग पॉइंट का, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री अमाइन सबसे कम आएगा, सबसे ज्यादा आएगा 1 डिग्री अमाइन का, 1 डिग्री अमाइन का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री अमाइन। ये बातें वो है बच्चा, इनको रट्टा नहीं मारना है, इनको बस समझना है, काम खत्म करना है बस। 2 डिग्री अमाइन और लास्ट में क्या आता है? 3 डिग्री अमाइन। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? 1 डिग्री अमाइन का। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, इसका जवाब भी आपको पता है सेम ही आएगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई? अगर मान लो मैं इनको पानी में डालूं, अब पानी में अगर मैं डाल रहा हूं, ध्यान सुनना, चल रहा है ये? यस। अगर मैं इनको पानी में डाल रहा हूं, देखो भाई, अगर मान लो मेरे पास क्या है? पानी है, मेरे पास क्या है? पानी है, देखो। ये क्या है मेरे पास? एनिलीन है, NH, N, इधर H, इधर R, और इधर क्या है? इधर H है और इधर क्या है? R है। अब ये है मेरे पास, एक मेरे पास ये है NH, इधर R, ये R डैश है, ये N, सेम आंसर है बेटा इसका भी, R डैश, R डबल डैश, ये है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, और ये क्या है बच्चा? 3 डिग्री अमाइन है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको पानी में डालो, देखो कोई चीज पानी में क्यों सॉल्यूबल होगी? क्योंकि भैया अगर कोई चीज, देखो अगर कोई पानी के साथ ऐसे करके बॉन्ड बना पा रहा है तो ज्यादा सॉल्यूबल होगा। अगर कोई जाके साइड में बैठ गया तो वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या होगा? लेस सॉल्यूबल होगा। अब पानी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? H2O। पानी का फॉर्मूला H2O, तो ये O होगा, इधर H, इधर H, ये O होगा, इधर H, इधर H। तो बेटा वाटर क्या करता है? वाटर के साथ क्या होता है? वाटर भी ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। अरे वाटर क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। वाटर क्या करेगा? वाटर क्या करेगा? ओ, इधर H, इधर H। तो वाटर क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, H बॉन्ड। ये क्या है? H बॉन्ड। तो जिस कारण ये ज्यादा सॉल्यूबल होगा एज कंपेयर टू इनके, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें क्या दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो वो पानी के साथ और घुलना मिलना चाहेगा, वो पानी के साथ और सॉल्यूबल होना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बन रही है, तो वो पानी के साथ इतना ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होगा। इसमें तो एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ये तो सबसे ज्यादा लेस सॉल्यूबल होगा। क्योंकि अभी देखो यार, जब कोई चीज जो है वो डिसॉल्व होगी तभी तो सॉल्यूबल कहलाएगी ना। जब कोई चीज डिसॉल्व होगी तभी तो सॉल्यूबल कहलाएगी ना। तो जो ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर लिख देता हूं सॉल्युबिलिटी का, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, वो क्या आता है? सेम है बेटा, 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री अमाइन, और उसके बाद 3 डिग्री अमाइन, बराबर है। ये हमारे पास क्या आता है? ऑर्डर आता है। क्लियर है? कोई डाउट? सब ठीक है? ये है ना? ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है बच्चे? ऑर्डर आता है। क्लियर है? तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, है ना? ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होता है। आप नोटिस करो यार, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आपके पास एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम ही होती है यार, है ना? सबका एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक कभी भूल भी जाओ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद कर लेना, बस बस, बराबर है? ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा अमाइंस पूरा खत्म होता है। एक लेक्चर रह रहा है इसका डायजोनियम सॉल्ट का, बस वो डायजोनियम सॉल्ट अगले क्लास में खत्म हो जाएगा और ये फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर दिया है, 2 लेक्चर हो गए उसके, है ना? तो ठीक है, तुम्हारा भी हो जाएगा, है ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि
15 16 16 17 17 18 तक, जनवरी तक शायद मैं नहीं 17 18 पता नहीं, है ना। तो तब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो जाए, है ना, हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाए। क्लियर है? ओके ओके बच्चा, बाय। आज का होमवर्क आपका क्या है? आपका आज का होमवर्क है कि आपको क्या करना है, एक सैंपल पेपर लगा लो केमिस्ट्री का, एक सैंपल पेपर लगा लो और अपना साइड बाय साइड रिवीजन भी करते रहो, अपना साइड बाय साइड क्या करते रहो, रिवीजन भी करते रहो। क्लियर है बच्चे? ओके बाय, टेक केयर।